गुड मॉर्निंग गाइज। तो सबसे पहले आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो आपके मन में डाउट उठ रहे हैं उसे क्लियर कर दिया जाए। तो कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है कि जो प्राण वायु है, उदान वायु है, व्यान है, समान है, अपान है, इनके नेम के पीछे क्या रीजन है। तो आयुर्वेदा के अंदर जो भी चीज है उसके पीछे एक वैलिड रीजन जरूर होता है। तो अब जानते हैं कि इनके पीछे क्या रीजन है। तो जैसे प्राण वायु बताया गया है, प्राण का जनरल अर्थ क्या है? प्राण का अर्थ है कि आपके शरीर का धारण करना। वायु की का ही एक प्रवाची है प्राण। और प्राण वायु में बताया गया है कि जैसे प्राणो अत्र मूर्धगः उरः कंठचरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक, यानी बुद्धि का, हृदय का, हमारे इंद्रियों का और चित्त का धारण करना। हृदय और इंद्रियां ये पूरे हमारे, यानी जनरली ये पूरे क्या है, हमारे शरीर को ही रेगुलेट करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम प्राण वायु रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं हम उदान वायु की। उदान का जनरल मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट। तो जो उदान वायु है उसकी जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसलिए उसको उदान वायु कहा गया है। व्यान वायु, व्यान का मतलब होता है जनरल विच वायु विच रिलेट्स विद द मस्कुलर ऑर्गन्स। और व्यान वायु जो है हृदय में स्थित है, इसलिए उसका नाम व्यान वायु रखा गया है। व्यान के बाद आपका समान समान वायु जो है रिलेटेड होता है फॉर जनरल बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। और समान वायु का काम क्या है? अन्न का ग्रहण करना, पाचन करना। तो वो इसलिए वो हमारे पूरे शरीर को क्या करते हैं? धातुओं को पोषण देती है, यानी बैलेंस रखती है। तो इसलिए उसका नाम समान वायु रखा गया है। उदान वायु, उदानो उदानगः, अपान वायु, अपानो अपानगः, मतलब अपान वायु का मतलब जनरल है डाउनवर्ड मूवमेंट। जैसे उदान वायु का था हमारा अपवर्ड मूवमेंट, अपान वायु का होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। तो अपानो अपानगः, तो नीचे की तरफ जो मूवमेंट होती है, अपान का मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट, इसलिए अपान वायु नाम रखा गया है। तो इनके पीछे का रीजन क्लियर हुआ आपको कि सबका नेम जो है उनके जो फंक्शन है उस आधार पर रखे गए हैं। अब आज का जो लेक्चर है वो डिपेंड है पित्त दोष पे। तो आज हम पढ़ेंगे पित्त दोष के कर्म, उन सामान्य कर्म, वृद्धि कर्म और क्षय कर्म के बारे में। तो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो बात करते हैं पित्त दोष की। पित्त दोष जनरली, अब तुम्हें पता है जो भी दोष है वो 5 महाभूतों से बने होते हैं। क्लियर? जो वात दोष था वो हमारा जिसमें 5 दोष से बने होते हैं, लेकिन जिस महाभूत 5 महाभूत से बने होते हैं, लेकिन जिस महाभूत की अधिकता वात दोष में थी वो थी 2। कौन कौन सी? आकाश महाभूत और वायु महाभूत। पित्त दोष में जो है अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। अब पित्त दोष के सामान्य गुण की बात करते हैं। जनरल जो फीचर्स होते हैं पित्त दोष के वो क्या होते हैं कि पित्तम सस्नेह तीक्ष्णो उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। पित्तम सस्नेह, सस्नेह का मतलब होता है ऑयली, यानी स्निग्धता। स्निग्धता का मतलब क्या होता है? ऑयली होता है, बस थोड़ा चिकनापन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। तो जिस व्यक्ति का भी ऑयली स्किन होगा उसका समझ लीजिए कि पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति है। ठीक है, और रुक्ष स्किन होगा तो वात प्रकृति वाला व्यक्ति है। वहीं अगर तीक्ष्ण, पित्तम सस्नेह हो गया, सस्नेह के बाद है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब शार्प माइंड। तो जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति होगा, शार्प माइंड का होगा, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगी वो शार्प होगी। ठीक है, जनरल इसको किससे हम रिलेट करते हैं? अग्नि से। तो अग्नि कैसी होती है? तेज होती है ना, उसमें उसके अंदर शार्पनेस होती है। उष्ण, हॉट, उष्णता होगी। लघु इसका कैरेक्टर है, लाइट होंगी, क्योंकि आग जो होता है वो भारी नहीं होता, वो हल्का होता है। तो पित्त भी जो होता है वो लघुता होती है। विश्रम, बैड स्मेल, बिल्कुल फाउल स्मेल, जैसे सड़े हुए आम की जैसे स्मेल आती है वैसे पित्त व्यक्ति की आती है। तो अगर कोई पित्तज व्यक्ति होगा तो फाउल स्मेल आती है उसके शरीर से। सरम यानी स्लिपरी, यानी चल गुण, इनके इस जो सर द्रवम, तो पित्त का भी जो गुण होता है वो सर होता है। द्रव यानी लिक्विड, फ्लूइडिटी नेचर होता है, फ्लूइड इन नेचर होता है पित्त दोष। तो पित्त के जो है 7 गुण बताए गए हैं आचार्य वाग्भट जी के द्वारा कि पित्तम सस्नेह तीक्ष्णो उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। सस्नेह ऑयली इन नेचर, तीक्ष्ण शार्प, उष्ण यानी हॉट इन नेचर, लघु लाइट, विश्रम यानी बैड स्मेल, सर यानी स्लिपी चल गुण, द्रव यानी फ्लूइडिटी इन नेचर। अब बात करते हैं जो पित्त दोष है उनके सामान्य कर्म की। सामान्य कर्म यानी उसकी अविकृत अवस्था में वो क्या कार्य करता है।
अविकृत यानी अभी तक उसके अंदर कोई भी जो दोष है, पित्त दोष, उसमें अविकृत है, अपने सामान्य स्टेट में है, ना उसका वृद्धि है ना क्षय है। तो क्या गुण बताए गए हैं, क्या कर्म है उसका? तो पित्तम पक्ति उष्म दर्शन ही। पक्ति यानी पाचन, तो पाचन क्रिया जो होती है वो कौन करता है? पित्त करता है। उष्म यानी शरीर में जो उष्णता होती है, जिस व्यक्ति का शरीर ठंडा रहता है वो पित्त या फिर वात या फिर कफ प्रॉपर्टी का होता है, लेकिन जिसका शरीर उष्ण रहता है, गर्म रहता है, वो पित्त। तो पित्त का क्या है कर्म? उष्णता पैदा करना। दर्शन यानी विजन, दृष्टि, ये किसका कैरेक्टर है? पित्त का। तो पित्त में क्या है? पक्ति उष्म दर्शन ही। फिर है सुत्रिद। सुत्रिद, यहाँ दो चीजें हैं, क्षुधा जमा तृष्णा, इनको मिला के बनाया गया है सुत्रिद, यानी भूख और प्यास को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है? पित्त दोष करता है। फिर है रुचि प्रभा मेधा धी शौर्य तनु मार्दवही। रुचि, रुचि मतलब एपिटाइट, आपका जो कोई भी चीज, एपिटाइट या फिर इंटरेस्ट, कोई भी चीज करने की इच्छा। इसमें ये भी चीज आती है कि मान लो कोई भी चीज जो खाने की इच्छा कर रही हो, एक तो भूख होता है कि मुझे हंगर लगा है, ठीक है, कि क्योंकि पित्त का जो काम है जनरली पाचन करना, जब वो पाचन क्रिया कर देगा तो आपको भूख लगेगी। एपिटाइट जनरली किसको कहते हैं? रुचि, कि आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है खाने के लिए, तो उसकी जो इच्छा होती है, जो भी इंटरेस्ट हम कोई काम करने के लिए जो जागृत होता है, वो पित्त दोष के कारण होता है। प्रभा यानी हमारी बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो कौन कोरिलेट करता है? पित्त करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है हमारे शरीर का प्रभा, कॉम्प्लेक्शन। मेधा हमारी इंटेलिजेंसी, वो कंट्रोल कौन करता है? पित्त। धी, यहाँ ध्यान दीजिए, मेधा और धी दोनों ही हमारी इंटेलिजेंसी, बुद्धि के लिए ही डिनोट करते हैं, मेधा और धी। शौर्य, शौर्य यानी आपकी हिम्मत, करेज, कोई भी काम करने की क्या हिम्मत है। उसके बाद तनु मार्दवई। तनु मार्दवई, तनु मतलब होता है आपका शरीर, मार्दव मतलब होता है मृदु यानी कोमल। तो हमारा सॉफ्टनेस ऑफ द बॉडी विच इज कंट्रोल्ड बाय द पित्ता। तो पित्त का क्या काम है कि पित्तम पक्ति उष्म दर्शन ही, पित्तम पक्ति उष्म दर्शन ही यानी पाचन, उष्णता, दर्शन, सुत्रिड यानी सुधा, तृष्णा यानी भूख प्यास, रुचि कोई भी काम करने में इंटरेस्ट, प्रभा कॉम्प्लेक्शन ऑफ द बॉडी, मेधा धी यानी हमारी इंटेलिजेंसी, शौर्य करेज हिम्मत, तनु मार्दवई यानी सॉफ्टनेस ऑफ द बॉडी विच इज कंट्रोल्ड बाय द पित्त दोष। अब चलते हैं पित्त के वृद्धि कर्म पे। वृद्धि यानी अब क्या हो गया कि पित्त दोष की जो है वृद्धि हो गई, तो यानी अपने सामान्य स्टेट पे जो है इसकी वृद्धि हो गई। तो अविकृत अवस्था है या विकृत अवस्था है? इट इज कॉल्ड अ विकृत अवस्था। तो वृद्धि जब हो जाएगी तो क्या कैरेक्टर शो करेगा? यानी सिंपल सी बात पहले बता है, इसका जो सामान्य गुण है कौन कौन से? सस्ने तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, ये जो सारे गुण हैं इनकी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो जनरली क्या होता है, यहाँ दो पित्त, एक तो पित्त लिखा है और एक पित्तम लिखा है। पित्तम तो हमारे पित्त दोष के लिए डिनोट किया गया है। ये पित्त जो है इसका अर्थ है पीला, ठीक है, यानी वीण, पित्त वीण मूत्र नेत्र त्वक। वीण मतलब वीट, आपके फिशेस, ठीक है, मल जो होता है, मूत्र यूरिन, नेत्र यानी आईज, त्वक यानी त्वचा। ये जो चार चीजें हैं, विट मूत्र नेत्र और त्वक, ये जो है येलो कलर हो जाता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर पित्त दोष जो है बढ़ जाएगा, उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो उनके जो फीसेस है, यूरिन है, आई तथा त्वक यानी स्किन के जो कलर है वो येलो कलर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दे रखा है सुत्रिड दाह अल्पनिद्रता। सुत्रिड यानी क्षुधा और तृष्णा इनकी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जब पित्त वृद्धि हो जाएगी यानी पाचन शक्ति, डाइजेशन जो होगा आपका बहुत तेज होगा। जब खाना जल्दी पच जाएगा तो आपको क्या, जब खाने की इच्छा कब जागृत होती है? जब हमारा शरीर जो है, जो अमाशय होता है वो खाली हो जाता है। जब पाचन हो जाएगा, जल्दी जल्दी पाचन होगा, तो अमाशय भी जल्दी जल्दी खाली होगा, तो हमें और खाने की इच्छा जागृत होगी और पीने की इच्छा जागृत होगी। तो इसलिए सुत्रिड दाह, सुत्रिड यानी क्षुधा और तृष्णा जो है ज्यादा लगेगी। दाह यानी बर्निंग सेंसेशन। पित्त का क्या कैरेक्टर है? उष्णता। तो जब उष्णता बहुत ज्यादा हो जाएगी तो शरीर के अंदर बर्निंग सेंसेशन होने लगेगी, ठीक है, एसिडिटी प्रॉब्लम्स ज्यादा होने लगेंगी। अल्प निद्रा यानी हमारी स्लीपनेस जो होगी वो कम हो जाएगी। क्लियर है? नींद जो होगी वो हमारी कम हो जाएगी। तो जिस व्यक्ति के अंदर पित्त की वृद्धि होती है उसके अंदर निद्रा जो है वो कम हो जाती है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं पित्त दोष के क्षय कर्म की। मतलब पित्त जो है वो कमी हो गई, इसका मतलब जो इसके सामान्य गुण हैं उनके गुण में क्या हो जाएंगे? कमी आ जाएगी।
तो क्या कहा गया है कि पित्ते मंदो अनलह, मंद अनल, अनल का मतलब बताया था 2 वर्ड, एक अनिल एक अनल। अनल वायु को डिनोट करता है, अनल जो है अग्नि को डिनोट करता है। तो जब क्षय हो जाएगा, तो पित्त का जब क्षय होगा तो मंदो अनलह, यानी जो अग्नि है, जहाँ पे डाइजेस्टिव फायर की बात की गई है, जो जठराग्नि है वो मंद हो जाएगी। जब मंद हो जाएगी तो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। शीतम प्रवाहानि, शीत कोल्डनेस हो जाएगी क्योंकि उष्णता की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। प्रवाहानि, पित्त जो है उसका सामान्य कर्म क्या था? कॉम्प्लेक्शन, हमारे शरीर का जो है कॉम्प्लेक्शन करना, ठीक है। तो जो हमारे शरीर की प्रभा होगी उसका नुकसान होने लगेगा। तो पित्त के क्षय से क्या होगा? अनल कम हो जाएगा, शीतता बढ़ जाएगी और प्रभा का नुकसान होगा, यानी हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, बॉडी का कलर है, वो जो है धीरे धीरे उसका क्षय होने लगेगा। अब बात करते हैं पित्त दोष के स्थान की, ठीक है। जैसा कि पढ़ा था हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है कि पित्त जो होता है उसका स्थान कहाँ होता है? हृदय और नाभि के मध्य में, हृदय और नाभि के मध्य में। लेकिन दूसरी चीज यही पड़ी थी कि जितने भी दोष होते हैं हमारे पूरे शरीर में स्थिर रहते हैं। तो कहाँ कहाँ इनका जगह है, कहाँ कहाँ स्थान है, वो दे रखा है 12वें अध्याय में। तो क्या क्या है रखा है कि नाभिर अमाशयः स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। तो सबसे पहले क्या बताया गया, कहाँ कहाँ स्थान है इसके? तो क्या है नाभि में, यानी अम्बिलिकल रीजन में पाया जाता है। अमाशय, अमाशय किसको, अमाशय कहाँ किसको बोलते हैं? स्टमक को बोला जाता है। तो अमाशय में पाया जाता है, पित्त जो है अमाशय में पाया जाता है। स्वेद, जो हमारा पसीना होता है, स्वेट, वहाँ पाया जाता है। लसिका, लिम्फ में पाया जाता है। रुधिर, ब्लड के अंदर हमारा जो है पित्त पाया जाता है। रस, जो रस धातु है हमारी, उसके अंदर पाया जाता है। दृक यानी आई के अंदर। स्पर्शन यानी स्पर्श का काम कौन करता है? स्किन, तो स्किन के अंदर। तो ये जब चीजें हैं इन सब में पाया जाता है। लेकिन विशेषतः पित्तस्य नाभिर अत्र विशेषतः, विशेष रूप से कहाँ पाया जाएगा? तो मेन स्थान जो है वो नाभि है, ठीक है। अमाशय का मेन स्थान कहाँ था? पक्वाशय। वात का मेन स्थान क्या है? पक्वाशय, है ना। वैसे ही पित्त दोष का जो मेन स्थान है वो है नाभि। तो नाभि कहाँ कहाँ है? नाभि में है, अमाशय में है, स्वेद, लसिका, रुधिर, रस और दृक में है, स्पर्शन में है। लेकिन मेन स्थान जो है वो इसका है नाभि। अब बात करते हैं हमारे जो पित्त दोष हैं उनके कितने प्रकार के होते हैं। तो पित्त जो है पंचात्मकम होते हैं, यानी पित्त दोष के ही 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है पाचक पित्त। पाचक पित्त का श्लोक दे रखा है। सबसे पहले कहा है, याद कैसे करेंगे? बहुत लंबा श्लोक है लेकिन याद करना आसान है, सीक्वेंस में याद करेंगे। सबसे पहले पूरा श्लोक पढ़ते हैं। कह रखा है कि तत्र पक्वामाशय मध्यगम पंचभूतात्मकत्वे अपि य तैजस गुणोदयात् त्यक्त द्रव्यत्वं पाकादि कर्मणा अनल शब्दितम पचत्य अन्नम विभज्यते सार किट्टौ पृथक तथा तत्रस्थमेव पित्तानाम शेषानाम अपि अनुग्रहम करोति बलदानेन पाचकम नाम तत्स्मृतम। सबसे पहले फंक्शन दे रखा है, सॉरी लोकेशन दे रखा है कि पाचक पित्त रहता कहाँ है। तो तत्र पक्व अमाशय मध्यगम, यानी पक्वाशय और अमाशय के मध्य में रहता है। तो पाचक पित्त कहाँ रहता है? क्लियर है। पक्वाशय और अमाशय, ये पक्वाशय और अमाशय के मध्य कौन सी जगह है? पक्वाशय बोलते हैं हम इंटेस्टाइन को, अमाशय किसको बोलते हैं? स्टमक को। तो बीच में जो है उसको ग्रहणी बोलते हैं, जो ड्यूडेनम पार्ट है वहां पे पाचक पित्त होता है। क्लियर है। उसके बाद क्या कह रखा है? कह रखा है कि पंचभूतात्मकत्वेपि, मतलब पंचभूतात्म, पंचभूत कत्वेपि, अपि मतलब भी, मतलब ये 5 महाभूत से मिलके बना हुआ है। तो 5 महाभूत से बने होने के बावजूद यह तेजस गुणोदयात, इसके अंदर जो तेजस गुण है वो अधिक है। तेजस मतलब जो इसकी हॉटनेस, अग्नि वाले गुण है, तेज वाले, अग्नि महाभूत जो है उसकी प्रधानता है। तो है कौन? 5 महाभूत से बना है, लेकिन कौन सा गुण ज्यादा है? तेजस। तो पहले इसका लोकेशन बताया, फिर बताया गया कि 5 महाभूत से बना है लेकिन तेजस गुण ज्यादा है। तो पंचभूतात्मकत्वे अपि या तेजस गुणोदयात्। अगली लाइन में कह रखा है त्यक्त द्रव्यत्वम, मतलब इसके अंदर इट इज डिवॉइड ऑफ द लिक्विड, यानी जो लिक्विड प्रॉपर्टी है उससे ये डिवॉइड है। इसके अंदर लिक्विड प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, पाई नहीं जाती ऐसे नहीं कह सकते, मतलब पाई जाती है, लेकिन जो बाकी पित्त है उनके मुकाबले बहुत कम पाई जाती है। तो इसलिए कहा गया त्यक्त द्रव्यत्व।
उसके बाद क्या कहा गया है कि इसका नाम अनल क्यों पड़ा, अनल यानी अग्नि क्यों पड़ा, तो पाक आदि कर्मणा अनल शब्दिताम, पाक आदि कर्मों के द्वारा इसका नाम, जो पाचन क्रियाएं हैं इन सब के कारण इसका नाम क्या है, अनल रखा गया। ठीक है, उसके बाद इसका फंक्शन दे रखा है कि पच्यते अन्नम विभज्यते सार किट्टौ पृथक तथा, पच्यति अन्नम मतलब अन्न का पाचन करना, फिर विभज्यते विभाजन करना, सार किट्टौ पृथक, सार और किट भाग में अलग अलग करना, सार और किट भाग, सार यानी जो यूजफुल मटेरियल है, यूजफुल पार्ट है, किट जो मल है, तो ठीक है, तो सार और किट में अलग करना। फिर क्या रखा है, तत्रस्थमेव पित्तानाम शेषानाम अपि अनुग्रहम, तत्रस्थमेव, तत्रस्थमेव मतलब अपने ही स्थान में स्थित रह के, इसका स्थान कहाँ है, पक्वाशय और अमाशय के मध्य में, तो अपने स्थान में स्थित रह के पीता नाम, पित्ता नाम, शेषा नाम, जो बचे हुए पित्त हैं, जो 4 प्रकार के और पित्त हैं, उनका अनुग्रहम करता है। अनुग्रह मतलब उनको रेगुलेट करता है, उनके फंक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, करोति बलदानेन, उन सबको बल प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम पाचकम नाम तत्वस्तम, इसलिए इसका पाचक नाम रखा गया है। क्लियर है, तो 5 जो ठीक है, तो हम एक सीक्वेंस में याद करेंगे। सबसे पहले क्या देखा है, लोकेशन, पक्वाश से अमाशय के मध्य में, जिसको ग्रहणी बोलते हैं यानी ड्वेडरम। दूसरा लाइन में क्या देखा है, इंस्टेड ऑफ पंच महाभूत तेजस गुण इज डोमिनेंट, पंचभूतात्मकत्वपि यह तेजस गुणोदयात। उसके बाद क्या चीज नहीं है उसके अंदर, लिक्विड नहीं है। ठीक है, तो त्यक्त द्रव्यत्वम। उसके बाद कहा गया है कि उसका अनल नाम क्यों पड़ा, तो अनल ड्यू टू पाचन आदि कर्म, पाचन आदि कर्मों के द्वारा उसका अनल नाम पड़ा, यानी पाक आदि कर्मणा अनल शब्दितम। उसके बाद उसका फंक्शन दे रखा है, क्या क्या करता है, तो पच्यति अन्नम विभज्यते सार किट्टौ पृथक तथा, डाइजेशन ऑफ फूड करता है, उनका विभाजन करता है, किसमें, सार और किट में, यानी सार किसको, यूजफुल पार्ट को, और किट किसको, मल को बोलते हैं। उसके बाद कहा गया है कि वो अपने स्थान में रहते हुए शेष पित्तों को अनुग्रहण करता है, मतलब बचे हुए जो पित्त है उनके फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो तत्रस्थ में वो पित्ता नाम शेषा नाम अनुग्रहम, बलदान करता है, इसलिए इसका नाम पाचक रखा गया है। तो करोति बलदानेन पाचकम नाम तत्स्मृतम। अब बात करते हैं दूसरा जो है रंजक पित्त। ठीक है, तो रंजक अमाशय आश्रयम, सबसे पहले लोकेशन दी गई है अमाशय आश्रयम, यानी अमाशय में इसका आश्रय है, अमाशय में रहता है। सबसे पहले अमाशय के नीचे क्या है, अमाशय और पक्वाशय के बीच में पाचक पित्त, उसके ऊपर रंजक पित्त अमाशय के अंदर। फिर रंजकम रस रंजनात्, फंक्शन क्या है, रस का रंजन करना, रस का रंजन करना, यानी उसको जो है रेड कलर प्रोवाइड करता है रस को, और वो जो होता है फिर रक्त में चेंज हो जाता है, तो इट कन्वर्ट रस इनटू रक्त धातु। तो क्योंकि इसका काम रंजन करना है, इसलिए इस पित्त का नाम है रंजक। अब बात करते हैं साधक पित्त। क्लियर है, अब पहले 2 क्लियर है, अब बात करते हैं साधक पित्त। तो साधक पित्त में क्या कह रखा है कि बुद्धि मेधा अभिमान धैर्य अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम हृदगतम पित्तम। इस श्लोक में पहले फंक्शन दे रखा है, देन लोकेशन। तो लोकेशन क्या दे रखी है कि हृदगतम पित्तम, मतलब हृदय के अंदर रहता है। तो साधक पित्त थोड़ा और ऊपर आया, कहाँ रह गया, हृदय के अंदर। हृदय के अंदर कौन सा पित्त हो गया, साधक पित्त। क्लियर, फंक्शन क्या क्या है, तो जितने भी हमारे मेंटल वर्क है वो सब पित्त साधक पित्त कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या क्या है, तो बुद्धि मेधा अभिमान धैर्य, इन सब जितने भी हैं इन सब को कंट्रोल करता है। अभिप्रेतार्थ साधनात्, यानी अभिप्रेतार्थ क्या करता है, अभिप्रेत का मतलब होता है कि किसी भी को भी मोटिवेट करना। ठीक है, तो जो साधन पित्त है, साधक पित्त है, वो हर किसी को मोटिवेट करता है एक काम करने को, दूसरे काम करने को। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी भी काम में अगर रुचि नहीं रखता है कि ये मुझसे नहीं होगा, इसका मतलब साधक पित्त की कमी है। जिसके अंदर साधक पित्त होता है, यानी साधक पित्त स्ट्रांग होता है, वो व्यक्ति अपने गोल्स को अचीव कर लेता है। तो वही इसका फंक्शन क्या है, टू हेल्प टू अचीव अ गोल्स एंड ऑल मेंटल वर्क्स को रेगुलेट करता है। ध्यान दीजिएगा, प्राणवायु का भी काम क्या था, जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, मेंटल वर्क्स है, उन सबको रेगुलेट करना, और साधक पित्त भी यही करता है। तो प्राणवायु एंड साधक पित्त वर्क टुगेदर। क्लियर है, तो साधक पित्त का सिर्फ फंक्शन दे रखा है कि बुद्धि मेधा अभिमान धैर्य अभिप्रेतार्थ साधनात् कहाँ रहता है, तो साधकम हृदगतम पित्तम। अब चौथा पार्ट है इसका आलोचक पित्त। आलोचक, ठीक है, इसका इन
पित्त में जो नाम दे रखे हैं ना बिल्कुल उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले फंक्शन दे रखा है, तो रूप आलोचनतः स्मृतम, रूप का आलोचन करना। तो फंक्शन क्या है? रूप का आलोचन करना, यानी विजन, देखने का जो कार्य है वो आलोचक पित्त कहता है। आप देखते किससे है? आई से। तो लोकेशन कहाँ होगी? आई में। आई को क्या बोलते हैं? दृक्। तो दृक्स्थम आलोचकम, तो आलोचक पित्त जो है दृक् में रहता है, तो आलोचन कार्य करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? आलोचक पित्त। अब इसका आखिरी पार्ट वो है भ्राजक पित्त। तो भ्राजक पित्त में है त्वकस्थम भ्राजकम भ्राजनात् त्वचः। सबसे पहले लोकेशन त्वकस्थम, कहाँ स्थित है? त्वक में। त्वक किसको बोलते हैं? स्किन में। तो स्किन के अंदर लोकेटेड है, और स्किन के अंदर लोकेटेड है तो क्या करेगा? कॉम्प्लेक्शन करेगा, उसको कलर प्रोवाइड करेगा। तो भ्राजनात् त्वचः, त्वचा का जो है वो भ्राजन करता है, तो भ्राजन क्रिया करता है, इसलिए इसका नाम भ्राजक पित्त है। तो त्वकस्थम भ्राजकम भ्राजनात् त्वचः। तो क्लियर हो गई 5 प्रकार के पित्त। पित्त के सामान्य कार्य पढ़ लिए, पित्त के 5 प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। जो पाचक पित्त है सिर्फ उसी का श्लोक थोड़ा लंबा है, लेकिन उसको भी अगर आप सीक्वेंस में एक एक लाइन याद करते रहोगे तो वो भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कफ की बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।